Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to start our next chapter, which is chapter 3. And in this lecture I am going to discuss all question and example related to your smart syllabus exercise 3.1. आज हम 3.1 को डिस्कस करने जा रहे हैं. बड़ा मज़े का ये चैप्टर है, बट इसमें ये आपने 9th-10th में किया हुआ है, मैथ्स से रिलेटेड है, बट इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं. सबसे पहले कुछ जो आपको मैं बताना चाहूँगा इन शॉर्ट वर्ड. तो स्टार्ट करते हैं. पहली डेफिनेशन है मैट्रिक्स. व्हाट इज मैट्रिक्स? ये अक्सर आपको पेपर में भी डेफिनेशन आ चुकी है. आपके बुक के पेज नंबर 80 पे ये डेफिनेशन दी हुई है. मैं कोशिश करूँगा बुक के पेज नंबर भी आपको बताता जाऊँ. A rectangular array of numbers enclosed by a pair of bracket as. देखें, एक पेयर ऑफ ब्रैकेट के अंदर अगर आपके पास array of numbers इस तरीके से प्रेजेंट किए जाएं, फॉर एग्जांपल A B C D E F G H I, ये A B C D वगैरह क्या है, ये ऑल कांस्टेंट हैं. तो रेक्टेंगुलर array of numbers enclosed by a pair of bracket, इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं. एग्जाम्पल आपके सामने. ओके जी. अब the number used in rows or columns are said to be entries or elements of the matrix. आपको पता है रोज होती हैं, ये आप देखें, ये हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और वर्टिकल हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं. तो इसके अंदर जो नंबर यूज हो रहे हैं इसको वो कहते हैं एंट्रीज भी बोलते हैं या एलिमेंट्स भी बोलते हैं. ये ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आपको चीजें बताता जा रहा हूँ जो ऑब्जेक्टिव में वो पूछ सकता है. तो इसके अंदर एंट्रीज भी हैं या एलिमेंट्स इसको कह सकते हैं. ओके जी. चलें जी अगली डेफिनेशन की तरफ से. नेक्स्ट डेफिनेशन जो देख रहे हैं वो है नोटेशन फॉर मैट्रिक्स एंड इट्स एलिमेंट्स. नोटेशन हम किस तरीके से करते हैं. एंड m क्रॉस n मैट्रिक्स इज यूजुअली रिटन एज. m का मतलब नंबर ऑफ रोज और n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स. तो इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो m रोज हैं और n क्या है, इसमें कॉलम्स हैं. ठीक है. तो वो बात ये कह रहा है एंड m क्रॉस n इज मैट्रिक्स इज यूजुअली रिटन एज. ये जनरल फॉर्म हमने लिख ली है. A11 का मतलब है फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है. A12 का मतलब है फर्स्ट रो है और क्या है, सेकंड कॉलम है. A13 का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है. सिमिलरली अगर हम A21 की बात कर रहे हैं तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि जो पहला इसमें नंबर है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड वन है वो इसके कॉलम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. सिमिलरली A2 to A23 अप टू A1 n का मतलब है इसमें हम n तक लेके जा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट रो और n कॉलम की बात कर रहे हैं. और m का मतलब है ये फर्स्ट कॉलम है बट m रोज की बात हो रही है. तो m क्रॉस n का मतलब m रोज और n कॉलम को रिप्रेजेंट करना है. अच्छा, इन कंपैक्ट फॉर्म हम इसको कैसे लिख लेते हैं? ए आई जे. इस पूरे मैट्रिक्स को कंपैक्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा? ए आई जे m क्रॉस n, जिसमें m रोज हैं और क्या कह रहा है, n कॉलम है. आई जे इसमें क्या है? आई इसमें रो आ जाएगा और j इसमें क्या आ जाएगा? कॉलम आ जाएगा. ओके जी. द नंबर्स A1 to A13 जितने भी नंबर्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं. और फिर वो यही बात कर रहा है ए आई जे बिलोंग्स टू ith रो. आई जो है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे जो है jth को कर रहा है. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई जे ये th पार में आ रहा है और ये आपके पास क्या आ जाएगा? ए आई जे. अगेन कंपैक्ट फॉर्म इसकी जेन में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में वो पूछ सकता है. यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैट्रिक्स की बेस करवाना चाह रहा हूँ जिसको हम जनरली ओवरलुक कर जाते हैं. ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी हेल्पफुल होगी और आगे जब ई कैड वगैरह के टेस्ट देंगे तो वहां पे भी आपके लिए ये हेल्पफुल होगी. जी नोटेशन तक समझ आ गई है? चले आगे. ओके चले. नेक्स्ट जो डेफिनेशन मैं बताने जा रहा हूँ वो है डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. बड़ा मजे की ये चीज है. डायगोनल क्या होता है? जिस रूम में आप बैठे हैं, क्लासरूम की बात करें, कॉर्नर टू कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर की बात करते हैं तो ये डायगोनल कहलाता है. स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम डायगोनल की बात कर रहे हैं, पेज नंबर 83 पे ये कॉन्सेप्ट आपको बुक में मिल जाएगा. लेट ए आई जी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है नंबर ऑफ रोज और कॉलम इसमें सेम हो रहे हैं.
अब ये एंट्रीज में मैं कुछ कलरिंग कर रहा हूँ, A11, A12, A13, ANN, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। जिसमें क्या हो, आई और जे सेम हो, रोज और कॉलम जिसमें सेम आ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। या इसको हम क्या बोलते हैं, मेन डायगोनल भी कह सकते हैं, या इसको प्राइमरी डायगोनल भी कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। ये तीनों नेम आपने याद करने हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, प्राइमरी या लीडिंग, ये चार हो गए। और जो जिसमें आई ये सेम नहीं है, मसलन AIN है, A2N-1 है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, ये आपके पास सेकेंडरी डायगोनल कहलाता है। प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होता है, आई जे एलिमेंट सेम होते हैं, जबकि दूसरे की बात करें उसमें आई जे एलिमेंट जो है वो सेम नहीं होते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब मैं इसको आपको मैट्रिक्स बना के भी समझा देता हूँ। ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है जो जनरल फॉर्म में मैंने लिख दी है, 1/4 तक ये मैट्रिक्स है। इसमें देखें दो डायगोनल है, एक डायगोनल आपके पास ये मैंने लाइन की है, देखिएगा ये गोल्डन कलर में लाइन है, और इसमें अगर आप देखें आई जे के एलिमेंट सेम है, A11, A22, A33, A44। इसका क्या नाम रखा था, हमने रखा गया था, पढ़ा था, इसका नाम था प्रिंसिपल डायगोनल इसको कहते हैं, या इसको मेन डायगोनल कह सकते हैं, या इसको प्राइमरी कह सकते हैं, या लीडिंग डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये चारों नेम ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में किसी भी फॉर्म में वो ये आपसे पूछ सकता है। ओके जी। अब जो दूसरा डायगोनल है, मैंने बताया ना जिस रूम में आप बैठे हैं इसमें आपको दो कॉर्नर टू कॉर्नर डायगोनल नजर आ रहे हैं, तो ये एक तो ये डायगोनल हो गया, दूसरा ये रेड वन। इसमें अगर आप देखें तो आई जे एलिमेंट सेम नहीं है, मीन A14, ये देखें ये फर्स्ट वन आई है, दूसरे वाला जे है, तो जब ये एलिमेंट सेम नहीं है और ये डायगोनल होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डायगोनल बोलेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी डायगोनल आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो ये कुछ नेम थे। ये वो लैंग्वेज है जो अक्सर लेक्चरर यूज करते हैं ड्यूरिंग लेक्चर, तो मैंने कोशिश की है कि आपको इसको कलर लैंग्वेज से, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी स्पेशलिटी है, आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। होपफुली ये आपके लिए याद भी हो जाएगा, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए हेल्पफुल होगा, और आपके नॉलेज में भी। अब जब लेक्चरर बोलेगा ना कि यार ये लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो पहले यहाँ तक ओके है, तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके जी, चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं रियल मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स क्या होता है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रियल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स आर रियल नंबर। अगर उसके अंदर तमाम एलिमेंट रियल नंबर है, मसलन योटा नहीं है, अंडर रूट नेगेटिव में नहीं आ रहा, तो सारे नंबर रियल है, 1 2 3 4 कुछ भी कह सकते हैं, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो कोई मसला। नेक्स्ट डेफिनेशन जो करवा रहा हूं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स, आपको डेफिनेशन कह सकता है जी। डिफाइन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है, द साइज और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज इंपॉर्टेंट रिलेटिव टू द ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स इज m क्रॉस n, where m represent number of rows and n represent number of columns। तो रोज और कॉलम को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स बोल रहे हैं। देखो ओके। अगली डेफिनेशन जो कह रहे हैं वो है रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर की हम डेफिनेशन कह रहे हैं। रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर क्या चीज है, अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स और अ रो वेक्टर। जिसकी एक ही रो, कॉलम हमें नहीं टेंशन है जितने मर्जी हो, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि रो एक होनी चाहिए, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह इसकी एग्जांपल आपके सामने है, देखें इसमें एक ही रो है, चार कॉलम है, 1 2 3 4, लेकिन रो एक ही है। हॉरिजॉन्टल आपके पास क्या है, रो है। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, जो भी हम पूछे कर रहे थे कि फर्स्ट पहले आपने नंबर ऑफ रो देखनी है, देन आपने नंबर ऑफ कॉलम देखने होते हैं, तो 1 into 4 इसकी क्या आ जाएगी, रो, ये ऑर्डर आ जाएगा। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स इन जनरल, अच्छा ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। इन जनरल मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होता है, रो मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होता है, 1 क्रॉस n, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो होती है, कॉलम जितने मर्जी हो हमने n कह दी है, तो इसकी जो जनरल है ऑर्डर जो होगा वो 1 क्रॉस n होता है। ये काइंडली ज़हन में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है। ओके जी, चलें आगे। चलें
ओके नेक्स्ट देखें कॉलम मैट्रिक्स और या कॉलम वेक्टर। तो क्या होगा, अभी हमने रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर पढ़ा है, उसमें सिर्फ कितनी थी, एक रो थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, just a column. A matrix having only one column is called a column matrix or a column vector. फॉर एग्जाम्पल ये देखें नहीं, इसकी एक कॉलम है, रोज इतनी मर्जी, हमें इसकी टेंशन नहीं है, 3 रोज हैं। खैर अगर इसका ऑर्डर भी आपको कह रहा है तो ऑर्डर में रोज पहले लिखते हैं, यानी कि 3 रोज हैं और एक कॉलम है, तो 3 इंटू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो समझ आ रही बात की। और जनरल इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो n क्रॉस 1, कॉलम एक ही है, रो जितनी मर्जी हो सकती है, उसमें n से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जनरल ऑर्डर इसका क्या आ जाएगा, n क्रॉस 1। देखें कोई कंफ्यूजन? ओके चलें आगे चलते हैं, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। यह भी बड़ा फेमस है। जीरो मैट्रिक्स से मतलब है a matrix each of whose elements is zero is called a zero matrix और null matrix ऐसा मैट्रिक्स जिसके हर एक एलिमेंट जो होगा वो जीरो होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, 2 रोज और 2 कॉलम है, इसमें 2 रोज और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस 3 आ जाएगा। देखो समझ आ रही बात की। नेक्स्ट चलते हैं। In general, we write it as aij is equal to 0, mean all elements इसके 0 के इक्वल आ जाएंगे। It's a matrix of arbitrary order, यानी कि अगर जीरो मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर पूछ रहा है तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आर्बिट्रेरी है। कोई मुश्किल बात, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कितने ऑब्जेक्टिव वो निकाल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन में डिस्कस करने जा रहा हूं वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix in which number of rows is equal to the number of column, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएं, वो क्या कहलाता है, इक्वल मैट्रिक्स। जिस तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं द मैट्रिक्स 1 2 2 4, इसमें रोज भी 2 हैं, कॉलम भी रो है, आर स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ये 2 क्रॉस 2 का है, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो समझ आ रही बात की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम इक्वल ना हो, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इधर भी एस डाल दें यार। तो रोज और कॉलम अगर इक्वल नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, दोनों इसलिए ऊपर नीचे ये लिख भी दी है आपके लिए आसान होगी, कि अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हैं तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, और अगर इक्वल नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। देखो समझ आ रही है दोनों के दरमियान डिफरेंस का। ओके सही है, ओके जी चलें। अब इसमें एक और डेफिनेशन भी ध्यान में रखें, एक और यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, m इज नॉट इक्वल टू n। m क्या हमने बोला था, नंबर ऑफ रोज, और n हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ कॉलम। अगर मतलब ऑब्जेक्टिव में आ जाता है m इज नॉट इक्वल टू n, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें कि अगर m इज इक्वल टू n आ जाएगा तो बच्चे इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां से भी एक छोटी सी ये डेफिनेशन आपको मिल रही है, इफ m इज नॉट इक्वल टू n देन इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और इफ m इज इक्वल टू n देन इट इज कॉल्ड एन इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखें m और n से मतलब इसमें 2 रोज हैं, 3 कॉलम हैं, 2 is not equal to 3, so you can say that it's a rectangular matrix। ठीक है, कोई मसला जी? ओके चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें जी, तो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अभी डायगोनल हमने पढ़ा भी था। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, वर्ड फोकस कहां पे कर रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स मीन अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल। A square matrix is called diagonal matrix if all the elements except those in the main diagonal are zero। के मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए, बाकी क्या कह रहा है वो जीरो हो जाएं, या इसको aij is equal to zero for at least one aij is not equal to zero for I is equal to j। ये भी एक लैंग्वेज लिखी हुई है ऑब्जेक्टिव में, ये भी फॉर्म आपसे पूछ सकता है
फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दे रहा हूँ, देखें मेन डायगोनल के कोई ना कोई एलिमेंट हैं, एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सारे मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल, मैंने चारों नाम ले लिए ताकि ऐसा ऐसा आपको ये याद हो जाए। इसके अलावा तमाम एलिमेंट क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, इसको हम बच्चे क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये सिंपल एक नंबर दिया हुआ है, ये भी डायगोनल है, देखो सिंपल 9 है, 2 है, 6 है, जो है इसमें रो और कॉलम एक है, तो इसको भी वो क्या कह रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स कर रहा है। ये एग्जांपल जरूर ज़हन में रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इंशाल्लाह आपके ऑब्जेक्टिव में बच्चे आपको काफी हेल्पफुल हो जाएंगी। कोई मसला नहीं, ओके जी, आगे चलते हैं। Scalar matrix, a square matrix in which every non-zero diagonal element is zero and in main diagonal all the elements are equal। वहां पे equal नहीं था, यहाँ पे क्या है कि डायगोनल्स में तमाम एलिमेंट क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। देखें ये मेन डायगोनल में तमाम एलिमेंट क्या है, इक्वल हैं। अदर देन दिस मेन डायगोनल आपके पास एलिमेंट क्या आ रहे हैं, जीरोस आ रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। हाँ, इसमें बस ये याद रखना कि मेन डायगोनल में वन वन एलिमेंट नहीं आना चाहिए, वन के अलावा कोई भी आ जाए, नॉन जीरो स्केलर आपके पास ये आ गया स्केलर। हाँ, अगर वन आ जाए तो फिर ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, आगे चलते हैं। ओके, तो अगर ये वन आ जाए इसको हम क्या बोलते हैं, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो एंड एवरी डायगोनल एलिमेंट इज वन, कि हर एक डायगोनल एलिमेंट अगर वन आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्केलर और इसके दरमियान तो ये देखें, इसमें मेन डायगोनल में ऑल एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, वो वन आ रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, ये आई टू का मतलब है, टू ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके दो रोज और दो कॉलम, आई थ्री का मतलब है थ्री रोज और थ्री कॉलम, इसीलिए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आई एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चले आगे, चले नेक्स्ट देखते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से मतलब क्या है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड ऑल द क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। मीन ए ऑल ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई जे। आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास ये और रिटर्न में हम क्या कहते हैं, ए इज इक्वल टू बी लिखते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल दो मैट्रिक्स हैं ए और बी इस टाइप के, ऑल दो के जो सेकंड मैंने मैट्रिक्स लिखा है इसमें आपको है वन प्लस जीरो, ये आपको लग रहा है, लेकिन वन प्लस जीरो किसके इक्वल है, वन। तो आप देखें पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल है, थ्री है इधर, टू प्लस वन थ्री है, सेकंड एलिमेंट के इक्वल है, थर्ड एलिमेंट क्या है, थर्ड एलिमेंट के इक्वल है। मीन all the corresponding elements are equal and they are of same order, ऑर्डर भी सेम है। मिशन इसका भी अगर ऑर्डर देखें तो टू क्रॉस थ्री है, सेकंड वाले का ऑर्डर भी देखें तो टू क्रॉस थ्री है। इस टाइप के मैट्रिक्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलें आगे, चलें नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट डेफिनेशन है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ये अभी हम वैसे कर भी चुके हैं, आई थिंक सो रिपीट हो रही है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। तो m क्रॉस n है, ये मैं खराब रिपीट कर रहे हैं। हाँ, रिप्रेजेंटेशन जरा इसमें बता दी कि इसको o से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, o m क्रॉस n, ये आपके पास नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ये बड़ा सिंपल सा है कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। होपफुली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को आता होगा। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर वो सेम ऑर्डर के हैं तो आप इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। द सम ऑफ a प्लस b ऑफ 2m क्रॉस n मैट्रिक्स इज द m क्रॉस n। यहाँ पे एक जनरल फॉर्म में लिख दी है। अच्छा जी, अब वो क्या होगा, एंट्रीज कैरीज ऑन ए एंड बी टुगेदर। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ आपको समझने में आसानी हो, ये वाली लैंग्वेज भी कभी टाइम मिले तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा।
फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास ये है, बी ये है, तो क्रॉस प्रोडक्ट, एक तो इनके ऑर्डर सेम है, सो यू कैन ऐड देम। पहले देख लेना ऑर्डर सेम है तभी हम इनको ऐड कर सकते हैं। मीन फर्स्ट में हम फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर लेंगे, मीन 1 में 1 5 ऐड हो जाएगा, 2 में 6 हो जाएगा, 3 में 7 है और 4 में 8 ऐड हो रहा है। सो 1 + 5, 2 + 6, 3 + 7 एंड 4 + 8, दिस मस्ट बी इक्वल टू 6, 8, 10 एंड 12। देखिए यहाँ तक को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके ठीक है, तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स होपफुली आपके लिए ये इजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, टू मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अब फिर वही बात, अगर ऑर्डर सेम है, जिस तरह हम ऐड कर सकते हैं हम इनको सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं। जनरल फॉर्म मैंने लिख रही है, आज की मैं एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 है, फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट निकाल लेंगे, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट है, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड निकाल लें। तो ये लाइकवाइज जिस तरह हमने एडिशन किया है, ये आपके पास सब्ट्रैक्शन भी उससे मिलती जुलती आ चुकी है। देखेंगे यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके चलें आगे चलते हैं। एडिशन भी होगी, सब्ट्रैक्शन भी होगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आई थिंक अब आगे आएगी, मल्टीप्लिकेशन। चलें देखते हैं जी कौन सी। पहले ट्रांसपोज का उसने बता दिया। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, इफ ए द मैट्रिक्स फॉर ऑर्डर क्रॉस एन। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज को आप कॉलम या कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर सकते हैं। देन एम क्रॉस एन को हम क्या लिखते हैं, एन क्रॉस एम इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। डेफिनेशन याद कीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। टी हम क्या कहते हैं, पार में लिखते हैं। तो जनरल फॉर्म आपके पास ए आई जी ये है, तो ए आई जे ये है। ए ट्रांसपोज में क्या आ जाएगा, आई जे तो वही है बट इसका ऑर्डर चेंज हो गया। ये एम क्रॉस एन है, इसमें ऑर्डर क्या हो गया है, एन क्रॉस एम जो है इसका ऑर्डर हो गया है। और इसको सिंप्लीफाई कर लें, ए आपके पास ये है, तो ए ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो को आप कॉलम में लिख लेते हैं। रो 1 2 है तो इसका कॉलम क्या आ जाएगा 1 2। इसी तरह 3 4 रो है तो कॉलम क्या आ जाएगा 3 4 आ रहा है। तो ट्रांसपोज आपने पढ़ा हुआ है, जैसे एक छोटा सा रिमाइंडर दे रहा हूँ। उम्मीद है कि जब हम चैप्टर आगे चलेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ओके है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास हाँ वो जो मल्टीप्लिकेशन पेज 88 पे। अच्छा सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। अक्सर ये होता है, हम लग शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए एक रूल उसने पेज 88 पे बताया हुआ है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी कंफर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो सेम आ रही हैं तो हम इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई मसला जी? ठीक है, तो जरा आप देखते हैं, ये पॉइंट जरा ध्यान में रखिएगा, पहले के कॉलम और दूसरे की रो सेम आ जाए। इसमें अक्सर मैं बच्चों को सिखाता होता हूँ याद रखने का तरीका। सी आर आपकी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, तो सी आर से आप इसको याद रख सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर सेम आ रही है देन यू कैन से दैट यू कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। तो पहले तो ये देख लिया ऑर्डर कैसे करना है, ये इंशाल्लाह आगे मैं बताऊंगा भी, आपने पढ़ा भी हुआ है, लेकिन जैसे कि रिमाइंडर दूंगा ऑब्वियस बात, क्वेश्चन में आपको सिखा भी दूंगा। अच्छा इसमें दो नोट लिखा रहे हैं कि प्रोडक्ट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जरूरी नहीं है कि आप ए बी को मल्टीप्लाई करें और बी ए को मल्टीप्लाई करें ये सेम आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हो सकता है मसलन एक सिंपल मैट्रिक्स आइडेंटिटी, लेकिन रूटीन के अगर डिफरेंट मैट्रिक्स है तो ये जरूरी नहीं है कि आप ए बी को मल्टीप्लाई करें तो वो बी ए के इक्वल आए। फिर एक और आपकी इसी पेज पे दिया हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड एज एंड देन द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी इलस्ट्रेटेड एज। देखें ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ ए फॉर एग्जांपल आपके पास है एम क्रॉस एन, एक मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर ये है, ऑर्डर बी ऑर्डर ऑफ बी जो है उसका ऑर्डर आ रहा है एन क्रॉस बी। तो वो कहता है जब ए और बी को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, जनरल फॉर्म में उसने पूछा है। तो इसमें ये मैंने कलर लैंग्वेज यूज की है। देखें पहले के कॉलम और दूसरे की रो सेम है, यू कैन मल्टीप्लाई। ठीक है, रूल हमारे पास अप्लाई हो रहा है और इसी रूल को मैं अप्लाई कर रहा हूँ।
जनरल फॉर्म में आप क्या करें, इस n को एक्चुअली n से समझे कैंसिल हो गया है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, m क्रॉस b। तो ये देखें, जिस मैंने ब्लैक वन लिख दी है जो सेम था, इसको मैंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। ये अक्सर पेपर में ऑब्जेक्टिव आ चुका है। सो ऑर्डर ऑफ ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, m क्रॉस b के इक्वल आ जाएगा। देखो ये ओके है, समझ आ रही है बच्चे? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके चलिए, नेक्स्ट देखते हैं जी। एक छोटा सा नोट है आपकी उसी पेज पे, ये बुक में लिखा होगा पेज नंबर 89 पे, पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर डिफाइंड। पावर हम कैसे लिखते हैं, مثلا ए स्क्वायर होता है तो हम ए को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए क्यूब निकालना हो तो ए को ए के साथ, फिर उसको ए के साथ कर लेंगे, या ए स्क्वायर को ए के साथ कर लें। तो जनरल एक फार्मूला आप याद रखिएगा, ए पावर एन किसके इक्वल आ जाएगा, ये ए क्रॉस ए इंटू ए अप टू एन फैक्टर। तो ये भी रिजल्ट देर में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं पे वो पूछ सकता है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। थोड़ा सा टाइम आपका ले रहा हूँ डेफिनेशन जैसे रिमाइंड करवाने के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ एक्सरसाइज में जाना और उसको करना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू दिस, के जो आपने डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं उसको एक थारोली पढ़ लें, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो बेटा हमारे लिए क्या होगा, प्रॉब्लम ना हो। सही है। सो आपने यहाँ पे एक थोड़ी सी एफर्ट मारनी है, होपफुली ये आपके लिए आसान होगी। अच्छा जी, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर आप डिटरमिनेंट निकाल लें किसी भी मैट्रिक्स का, पेज नंबर 90 पे आपको डेफिनेशन आई थिंक सो मिल जाएगी। पेज नंबर शायद आगे पीछे हो जाए, कुछ कंपोजिंग मिस्टेक भी है, बुक्स में आ जाती है या मेरे से लिखते हुए। खैर आप इसके करीब तरीन आप देखते जाए, उम्मीद है कि इस जगह पे आपको ये मिल जाएंगी। अच्छा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वाड सिंगुलर, अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लें और उसका आंसर 0 आ जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर वो 0 ना आए डिटरमिनेंट तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। डिटरमिनेंट निकालने आता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए मैट्रिक्स है जी, आपके पास 1 2 2 4 है, आप इसका डिटरमिनेंट निकालना चाह रहे हैं। डिटरमिनेंट मीन स्टेट लाइन। मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, ब्रैकेट्स होती हैं, और ये डिटरमिनेंट में आपके पास स्टेट लाइंस होती हैं। तो ब्रैकेट और स्टेट लाइन का डिफरेंस जरूर देखिएगा। ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स को और स्टेट लाइन ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली आपके चैप्टर का नाम भी यही है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो हमें इसकी मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा। मैट्रिक्स की मैं बता चुका हूँ, डिटर्मिनेंट की इंशाल्लाह 3.3 में आएगी, और वो आपकी बुक में शायद आपको डायरेक्टली ना मिले, मैं आपको वहां पे उसकी डेफिनेशन भी करवाऊंगा। अभी सिर्फ साइन, ये जो ब्रैकेट्स का फर्क बता रहा हूँ कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये बड़ी ब्रैकेट्स हैं, तो ये मैट्रिक्स कहलाता है, और अगर स्टेट लाइंस हैं तो ये डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो इसमें ए डिटर्मिनेंट इसमें क्या आ जाएगा, 1 2 2 4। देखो समझ आ रही बात की। और डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे, अब मैं थोड़ा सा लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ जो मैंने सिखाई भी है, जो अक्सर लेक्चर में यूज भी करते हैं, कि प्रिंसिपल डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई कर लो। प्रिंसिपल डायगोनल कौन से है, ये 1 और 4, एंड देन सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लें। सेकेंडरी डायगोनल क्या है, 2 इंटू 2 4। मैं जानबूझ के वही लैंग्वेज यूज करूंगा ताकि एक तो आपको याद हो जाए, और जब आप आगे भी हाई लेवल पे भी जाएं और जब लेक्चरर ये वर्ड यूज करे, ये लैंग्वेज यूज करे, तो बच्चे आपको पता होना चाहिए वो बोल क्या रहा है। या बुक वाला भी कर रहा है तो हमें मेन डायगोनल का पता होना चाहिए। सो मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर रहा है, देन सेकेंडरी डायगोनल को बीच में नेगेटिव का साइन, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। इट मीन ए डिटरमिनेंट 0 है, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और नॉन सिंगुलर का क्या बताया, अगर ये 0 ना आए, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एग्जांपल है, जब आपने डिटरमिनेंट लेना है तो स्ट्रेट लाइन जरूर लगानी है, ये बात याद रखिएगा। अब पहले मैं प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देन सेकेंडरी डायगोनल को कर रहा हूँ, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये 0 नहीं है तो बेटा फिर ये क्या होगा, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। देखो समझ आ गई बात की। ओके जी, चलें आगे। तो ये आपके पास नॉन सिंगुलर है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है जी, डेफिनेशन डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट अभी हमने निकाला भी है, तो ये जस्ट पेज नंबर 89 पे जस्ट इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय एनक्लोजिंग इट्स स्क्वायर अरे बिटवीन वर्टिकल बार इंस्टेड ऑफ ब्रैकेट। ये जो मैं बता रहा था कि इसमें वर्टिकल बार्स आती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने आ रहा है 1 2 3 4, ये भी हमने निकाला भी था, 1 into 4। The determinant of a matrix is the difference of the product of the entries in the two diagonal। तो difference of the product मीन इन दोनों के diagonal का difference निकाल लेंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, determinant आ रहा है।
और इसमें -2 आ रहा है। द डिटर्मिनेंट ऑफ 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स जिसमें एक रो और एक कॉलम हो वो आपके पास सामने A11 इज इक्वल टू K कैपिटल A11 आ रहा है। देखो समझ आ रही बात की। चलिए हर पेज पे आपको कुछ ना कुछ एक नई चीज मैं कोशिश करता हूँ जरूर टच दे दूं ताकि जो आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है बट थोड़ा सा मेरी तरफ से भी कुछ एडिशन हो जाए। एडजॉइंट कैसे निकालते थे याद है? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पेज 90 पे ये है द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। और कैसे निकालते थे हम याद है आपको? एडजॉइंट में क्या होते थे? अब मैं वो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, उम्मीद है अब आपको समझ भी आएगी कि प्रिंसिपल डायगोनल के हम जगह चेंज करते थे और सेकेंडरी डायगोनल का हम क्या करते थे? साइन चेंज करते थे। तो डिफाइन कैसे हो गया? एडजॉइंट में क्या होता है? एक तो हम ADJ लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कौन से थे? A और D। तो इनकी जगह चेंज करेंगे, ठीक है? प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज की है और सेकेंडरी डायगोनल के हमने साइन चेंज करनी है। मीन ये B और C है तो ये आ जाएगा -B और -C आ जाएगा। याद आ रहा है? ये आपने किया हुआ पहले भी। ओके है जी, चले आगे। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपके पास है इनवर्स ऑफ 2 क्रॉस 2 मेथड। इनवर्स में क्या करते थे याद है आपको? इनवर्स में पेज नंबर आपके पास 90 पे ये है लेट A be a non singular square matrix of order 2 if there exists a matrix B such that AB is equal to B is equal to I2। I2 stand for 2 rows and 2 column, ठीक है? उसने बता दिया है। then B is called multiplicative inverse of A and is denoted by A inverse। याद है आपको? B इज इक्वल टू हम दूसरी तरफ लेके जाते थे इसको, इसके काफी सारे क्वेश्चन भी करेंगे। होता क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी आ जाए। या जिस तरह वहां पे पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में 5 को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, 5 को 1 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आता है? 1। तो वहां पे नंबर्स होते थे, यहाँ पे मैट्रिक्स है तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा। 1 की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है? आइडेंटिटी आ रहा है। देखो समझ आ रही बात की? और ये रिजल्ट ये जेन में रखिएगा, आगे हम यूज करेंगे A इंटू ए इनवर्स A इज इक्वल टू I2। ओके है जी, यहाँ तक श्योर है? चलें आगे। नोट एक छोटा सा है, फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A इनवर्स किसके इक्वल है? ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, जॉइंट ऑफ A ओवर A मॉड ये डिटरमिनेंट इनवर्स के लिए यही लगाते थे फार्मूला। ओके चलें। तो मेरे ख्याल में आपको काफ़ी सारी डेफिनेशंस मैंने याद दहानी करवा दी है। अप्रॉक्सीमेटली मुझे तकरीबन 35 मिनट लगे हैं आपको, या 30 to 35 मिनट में मैंने आपकी बेस थोड़ी सी याद दहानी करवाई है, स्ट्रॉन्ग की है। होपफुली आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। थ्योरी ज़रूर देखा करें, पढ़ा करें, उसको याद किया करें ताकि आगे एक्सरसाइज आपके लिए, जो डायरेक्ट अगर एक्सरसाइज पर जाते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, स्मार्ट सिलेबस की बात चल रही है, जो आपके उसने क्वेश्चन ऐड किए हैं। जॉइंट अभी हम कर चुके हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 4 है जी, पेज 92 पे। एग्जाम्पल 5 है 94 पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करेंगे, 5 है, 8, 9, 12 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ये आज के लेक्चर में हम इंक्लूड करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल मैं एंड में करवा दूंगा, पहले हम क्वेश्चन की तरफ चल देखते हैं। एक्सरसाइज बहुत इजी है, मजे की है, बट मैं कोशिश करूंगा फिर भी प्रेजेंटेशन, मैंने आपको सिर्फ क्या करवाना होता है, मेन प्रेजेंटेशन करवानी होती है। बाकी आप माशाल्लाह समझदार हैं, आपके लिए ज्यादा इजी है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 है, if a is equal to iota 0 1 minus iota then you have to prove that a4 is equal to i2। पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा जरा मल्टीप्लिकेशन भी जरा चलो याद नहीं हो जाएगी, जो आपने 9 10th में पढ़ा है। इसमें मैं फोकस करूँ कोई कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, मैंने कोशिश की आपको समझाने की। मीन आपने A4 फाइंड करना है तो सबसे पहले तो A स्क्वायर कर लेते हैं। A स्क्वायर कैसे होगा? A को आप A से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। A आपके पास क्या है? आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, मैंने कलर लैंग्वेज यूज की है। तो A को A के साथ करेंगे और पहले तो ये देखना है कैन वी मल्टीप्लाई देम, क्या हम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं? क्या रूल पड़ा था याद है किसी स्टूडेंट को कि हम दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम हो, देन वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। यही बात हुई थी। अब फर्स्ट के रोज अगर आप फर्स्ट के कॉलम देखें तो वो दो हैं, पहले मैट्रिक्स से, और दूसरे की रो, दूसरे कॉलम की रोज जो हैं वो भी दो हैं। सो यू कैन मल्टीप्लाई देम। तो पहले तो ये देखना है कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं।
और इसका तरीका बड़ा सिंपल सा है, आपने किया हुआ है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि आपने पहली रो लेनी है, इसको पहले पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रो को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली फिर सेकंड रो लेनी है, उसको पहले पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे कॉलम से इसको क्या कर देना, आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ही है, तो जरा करके देखते हैं जी। पहली रो को मैं पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कलर लैंग्वेज यूज की, होपफुली ये आपको काफी हेल्पफुल होगी। तो अयोटा इंटू अयोटा क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, तो अयोटा इंटू अयोटा, और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ करेंगे तो 0 इंटू 1, बीच में प्लस का साइन है। देखो ये समझ आ रही बात की, ये जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, मुझे पता आपको बहुत अच्छा आता है, बट कुछ मेरे जैसे भी स्टूडेंट है जो भूल जाते हैं, तो उनके लिए जैसे ये कलर लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, होपफुली आपके लिए आसान होगी। सो मैंने क्या किया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यहां तक आंसर आया, कोई मसला जी। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना, तब तक करते जाना जब तक के कॉलम खत्म ना हो जाए, वैसे इसमें 2 ही कॉलम थे, खैर। तो अब ये फर्स्ट रो ऑरेंज वाली को मैं ग्रीन वन से कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, ये अयोटा इंटू 0 एंड 0 इंटू माइनस अयोटा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को हम क्या कर रहे हैं, सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है हम इसके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो यहां तक ओके, श्योर है जी। चले जी, अब ये रो खत्म होगी। मैंने क्या किया था, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ ये लिख दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड रो ले रहा हूँ, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सेकंड रो आपके पास क्या है, 1 माइनस अयोटा, तो क्या आ जाएगा, ये 1 इंटू अयोटा एंड माइनस अयोटा इंटू 1। तो सेकंड रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से किया, ये आ गया। इसी तरह सेकंड रो को मैं अब सेकंड कॉलम से कर रहा हूँ। होपफुली अब आपको कलर भी आसानी होगी और समझते भी आसानी होगी। 1 इंटू 0 माइनस अयोटा इंटू अयोटा। बाद में ये लेक्चर आपके लिए जरा ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे ये अवेलेबल है, तो आप इसको ऑब्वियस बात है रिवर्स करके या पीछे करके भी आप इसको देख सकते हैं। बैक में क्लिक करेंगे पॉज में जाके तो वो आ जाएगा, बैक इंटरवल पे करेंगे तो ये आ जाएगा। एक और चीज इसमें बता दूं, जिस तरह मैं हर एक क्वेश्चन का टाइम इंटरवल दे रहा हूं जो मेरी स्मार्ट सिलेबस की आ रही हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, या आप लैपटॉप से देख रहे हैं या उससे कंप्यूटर से देखें, तो नीचे एक बार यहाँ पे आपको नजर आएगी, वहां पे हर एक क्वेश्चन का टाइम मैं देता हूं। आपने कोई सा भी पार्ट करना हो, ऑब्वियस बात है पहली दफा तो आप देखते हैं पूरी वीडियो, बाद में जहां पे मसला हो आपने सिर्फ क्या कर देना है, उसको आपने क्लिक कर देना है, उसको आपने क्या कर देना है, जस्ट क्लिक कर देना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो पार्ट आ जाएगा। सो इस फीचर को भी जरूर यूज किया करें। मोबाइल पे कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, जो आपको क्वेश्चन जो पार्ट चाहिए सिर्फ उसको क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप उस पर चले जाएंगे, तो ये भी टाइम सेविंग आपकी है। खैर दी क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं, तो अयोटा इंटू अयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर, 0 इंटू 1 0 आ जाएगा, अयोटा इंटू 0 0 आ जाएगा, 0 इंटू अयोटा माइनस अयोटा ये 0 हो जाएगा, 1 इंटू एयोटा एयोटा है, माइनस एयोटा है, फिर 1 इंटू 0 0 आ रहा है, माइनस एयोटा इंटू माइनस एयोटा, ये अयोटा स्क्वायर है डी। ओके यहाँ तक देखिएगा, अब बिल्कुल ये माइनस इंटू 0, आप माइनस 0 लिखना चाहें वो लिख लें, एक ही बात है कि 0 माइनस 0 है या 0 प्लस 0 एक ही बात है। ये बीच में अगर प्लस की जगह माइनस भी लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लें जी, बेहतर है, अब अपनी तसल्ली कर लें, कोई मसला नहीं, 0 है ना। खैर और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये -1 के इक्वल होता है। तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे, और अयोटा माइनस अयोटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ऐसा ही है जी। इसी तरह ये 0 आ रहा है और अयोटा माइनस अयोटा आपके पास क्या आ रहा है, ये 0 के इक्वल आ रहा है। सॉरी अयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1, और ये आपके पास -1 0 एंड 0 एंड -1 आ रहा है। ठीक है जी। अब आपके पास ए स्क्वायर आ चुका है। जब ए स्क्वायर आ चुका है तो अब आप इसका दोबारा ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, A4 आ जाएगा। पहले देखें जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, बिला झिझक आप यहाँ तक पूछ सकते हैं। हाँ जी मैं कर देता हूँ, चलो यार माइनस कर देता हूँ आपको, अगर आपको लग रहा है जी उसको कर दें। देखें अयोटा इंटू 0, ये नेगेटिव प्लस से करेंगे तो ये नेगेटिव हो रहा है, ये लेकिन मैंने कर दिया। ओके अरे फर्क कोई नहीं है, लेकिन लिख लो, चलो बच्चा अब जिद कर रहा है तो चलें जी। तो ये आपके पास अभी क्या आया है, ए स्क्वायर आ चुका है। बेटा अब आपको क्या चाहिए, A4 चाहिए। A4 के लिए क्या करेंगे, अभी हमने एक नोट भी पढ़ा था कि आप इस ए स्क्वायर को दोबारा ए स्क्वायर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर को क्या करेंगे, ए स्क्वायर से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, A4। सॉरी ये थोड़ी सी हैवी स्लाइड्स होती हैं, सो इट टेक टाइम, तो जस्ट जरा वेट कीजिएगा जी। तो
ए स्क्वायर को हम क्या करने जा रहे हैं, फिर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई। ये थोड़ा सा सेव कर रहा है जी, थोड़ा सा यानी पूरा ही सेव करेगा। जैसे सेव होता है हम अगली स्लाइड की तरफ चले जाते हैं। तो ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर, इसमें छोटी सी जल्दी से बात बता दूं, स्टूडेंट की तरफ से रिक्वेस्ट काफ़ी चैप्टर्स की आ रही हैं। बेटा ट्रिग्नोमेट्री मेरी पूरी हो चुकी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा जिस तरह टाइम मिलता है आपकी एक्सरसाइज ज़रूर कर देता हूँ, बट इट टेक्स टाइम। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सेव ये वेट करते जाएं। मेरी पूरी कोशिश है, एक्चुअली आपका भी काम चल रहा है और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं इनका काम भी चल रहा है। सो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा वेट किया करें, करवा दूंगा। ऑब्वियस बात है, मैंने आपसे बात की हुई है, मैं करवा दूंगा, बट थोड़ा सा ये होता है कि सारी बात एक वीडियो बनाना है, उसका कॉन्टेंट बनाना है, उसमें बेटा काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद सारी बात है ये पूरी वीडियो जाती है, एडिटिंग टीम है वो उसको लेके जाती है, और वास्ट टाइम काफ़ी आवर्स सिर्फ एडिटिंग पे ही लग जाते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट बनाने के बाद भी ये काफ़ी टाइम लेता है। सो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा वेट करें। जिस तरह ये वेट करवा रहा है, आप देखें अब हल्की सी चेंजिंग की है, बट वो जो सेव करते हुए टाइम लेता है वास्ट टाइम, वो चूँकि स्लाइड्स हैवी होती हैं तो वो टाइम ले लेता है। ठीक है जी, एग्जाम्पल्स भी मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है एग्जाम्पल को इग्नोर मत करें। ठीक है, उसमें बास टाइम ऑब्वियस बात है, जब उसने स्मार्ट सिलेबस बनाया है तो किसी वजह से बनाया है, तो बहुत सारी चीज़ें उसने इसमें ऐड की हुई हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं जी आगे। अब ए स्क्वायर आ चुका था, ए स्क्वायर को आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए फोर है जी, हमें ए फोर चाहिए, तो ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर से। ए स्क्वायर ये निकाला था, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें ए स्क्वायर से। रूल बेटा वही, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, देन सेकंड कॉलम से, और इस तरह चलते जाएंगे। तो ये देखें, -1 इंटू 1 0 इंटू 0, -1 इंटू 0 0 इंटू -1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से, देन सेकंड कॉलम से। अब जरा मैं जल्दी से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, होपफुली अब आपके लिए ये आसान होगा। प्लस माइनस की मिस्टेक हो तो काइंडली इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो अब 1001 आएगा फाइनली, और ये एक्चुअली क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके 2 रोज हैं और कितने कॉलम है, 2 ही कॉलम है। सो आपके पास A4, तो यही नहीं प्रूव करना था आपने, तो A4 किसके इक्वल आ रहा है जी, ये I2 के इक्वल आ रहा है। कोई मसला जी? ठीक है, ओके जी, चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन उसने स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड किया है, हम उस पर बात कर रहे हैं, और वो आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। फाइंड x एंड y if आपके पास ये मैट्रिक्स दे आर इक्वल। बीच में कौन सा साइन है, इक्वल का साइन है। अगर इक्वल का साइन है तो हमने अभी पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिक्स में क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। अब जरा वो जो हमने थ्योरी पढ़ी हुई इंशाल्लाह अब आप देखेंगे आपके कितने काम आएगी। तो इक्वल मैट्रिक्स हैं तो आप क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रख सकते हैं, मीन पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। मैंने कलर लैंग्वेज यूज की है, होपफुली आपके लिए आसान होगी। जैसा ये x+3 है, पर्पल कलर दिया है, तो ये किसके इक्वल होगा, 2 के। ये 1 के इक्वल है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि फायदा कोई नहीं, हमें वैल्यू क्या लेनी है, x और y की। सो मैं पहला जो एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ वो फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल कर रहा हूँ, x+3 इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमें क्या फायदा होगा कि 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें पहली रिक्वायर्ड वैल्यू थी। देखो यहाँ था कोई मसला। सिमिलरली मैं 1 को 1 के इक्वल नहीं रख रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। -3 को -3 के रखने का फायदा नहीं है, बिकॉज हमें वेरिएबल चाहिए। सो लास्ट वैल्यू आपके पास ये मैरून कलर मैंने किया हुआ है। सो 3y -4 किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये 4 बेटा -4 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 4 + 2 के आ जाएगा 6 आ जाएगा। y किसके 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 के आ जाएगा 2। तो यही दो वैल्यू नहीं निकालनी थी, तो मैंने बताया कि बड़ी इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ आप बेस को ऐड करते जाएंगे और आगे इंशाल्लाह आपके लिए क्वेश्चन इजी होते जाएंगे। सो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2। कोई मसला जी? ओके है जी, चलें आगे। इसी टाइप के एक और पार्ट उसने दिया हुआ है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में उसने ऐड किया है, देखते हैं जी कौन सा है। सॉरी एनिमेशन पहले से लगी हुई है, चलो कोई बात नहीं। 3 का सेकंड पार्ट ये आपके सामने है। अच्छा जी, उसी तरह 2 मैट्रिक्स दिए हैं, दोनों इक्वल है। दिस टाइम राइट साइड पे भी वेरिएबल इन्वॉल्व किया है, थोड़ा सा ये उसने कर दिया सेकंड पार्ट में। खैर मैं अगेन कलर लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, कौन सा किसके इक्वल आएगा बताइएगा। मैंने कलर तो लगा ही नहीं है, चलें जी फिर भी बता दें जी। x+3 क्या आ जाएगा y, लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि डायरेक्ट अभी वैल्यू नहीं आ सकी जिस तरह पिछले पार्ट में आई थी, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल आ गए हैं, तो हम साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर लेंगे, परेशान नहीं होना। ये +3 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये -3 के इक्वल आ रहा है। ओके चले,
अब आपके पास दूसरा एलिमेंट लेते हैं, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, या यहाँ से हम क्या कह रहे हैं, 3y किसके इक्वल आ रहा है, 2x प्लस 4 के। आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं। मीन यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है y माइनस 3, इसको उठाओ और इधर पुट कर दो, ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3y, x की जगह पे बेटा मैंने क्या लिख दिया, y माइनस 3, ये इक्वेशन 1 में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब 2 इंटू वाई, 2 इंटू 3 माइनस 6 आ जाएगा, या और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2y उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। तो एक वैल्यू आ गई, दूसरी x की निकालनी है। अब ये जो भाई साहब पहले से आगे थे, एनिमेशन आगे पीछे हुई हुई है, अब इसको हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो y की वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो आपके पास आ रहा है -2 -3 which is equal to -5। सो ये लास्ट आंसर इज -5। देखो कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते, ओके, कोई प्रॉब्लम? चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट आपके पास जो उसने स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन किया है वो इससे मिलता जुलता ये जो भी आपने दो पार्ट किए हैं, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन अ सेंस, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग दे दी है, और चेंजिंग सिर्फ क्या दी है कि लेफ्ट साइड पे 2 मैट्रिक्स दे दी है और इसमें भी 2 एक बाय दे दी है। काम वही है जो भी हम कर रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। मीन पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। ये क्वेश्चन है जी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू 1, 2 इंटू एक्स, 2x 2y 0, 2 2 आर 4 एंड -1 2। तो इस स्टेप में मैंने क्या किया है, जस्ट इसको बचे क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। देखो यहाँ तक ओके है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, लेफ्ट वालों को, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में, सेकंड को सेकंड में, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 0 प्लस 2x, x प्लस 2y। मीन क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दिए, बिकॉज दे आर अ सेम ऑर्डर सेम था, जैसे एडिशन हमने सीखी है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सिर्फ इसमें क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। देखो ये बात समझ आ रही है? अगर ये आ गई है तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, 2x x प्लस 2y। अब आप उसी तरह द मैट्रिक्स आर इक्वल, आप क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल ले सकते हैं अपनी मर्जी से, जो से मर्जी ले लें। अब पहले को पहले के इक्वल रखने का फायदा कोई नहीं, 4 इक्वल टू 4 रखेंगे कोई फायदा नहीं है, बट 2x इज इक्वल टू -2 रखने का फायदा ये होगा कि एक वेरिएबल आपके पास आ जाएगा विच इज x, तो -2 ओवर 2 क्या आ जाएगा, तो एक वैल्यू आ गई जी विच इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गई है जी, -1 आ गई। देखो यहां तक को कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अब दूसरा एलिमेंट, अब x प्लस 2y 3 भी रख सकते थे, लेकिन इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, हम एक वाला ले लेते हैं। तो y प्लस 4 मैं रख रहा हूँ 6 के इक्वल। मैं फिर कह रहा हूँ अब ले सकते थे, वो थोड़ा सा लंबा चला जाना था, हो उससे भी जाना था। तो y प्लस 4 किसके इक्वल आ रहा है, ये 6 के इक्वल आ रहा है। तो y क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2। तो यही दो वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमारा मसला सॉल्व हो गया है। सो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -1, और y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 के इक्वल। देखो कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, ओके है। चलें आगे, चलें आगे देखते हैं जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसने स्मार्ट सिलेबस में दिया है, वो है जी आपका क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी मजे का 8 और 9 एक जैसा आई थिंक। सो ए आपके पास ये है, ए स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है, नल मैट्रिक्स 0 0 दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू आपने क्या करनी है, वो फाइंड करनी है। तो करते हैं जी, ए को आप क्या करें, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए स्क्वायर है, ए आपके पास आ रहा है 1 टू ए बी, इसको ए से मल्टीप्लाई कर लें 1 टू ए बी। बेटा आम रूटीन की मल्टीप्लिकेशन जो हमने सीखी भी है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, और ये मैं डायरेक्टली जरा जल्दी से कर रहा हूँ। ये आपके पास आ जाएगा जब रूटीन की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। पीछे मैंने कलर लैंग्वेज में सारा समझा दिया है, जिसको ना आती है मल्टीप्लिकेशन वो शुरू का क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 2 था। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2a 2 प्लस 2b a प्लस ए बी एंड लास्टली 2a प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं कह देता हूँ सीधे और इक्वेशन नंबर 1। ये क्यों कहा है, क्योंकि आपको ए स्क्वायर तो और भी दिया हुआ है, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 0 0 नल मैट्रिक्स के है, तो इट मींस इसको मैं इक्वेशन 2 कह रहा हूँ। देखें ये भी ए स्क्वायर के इक्वल है, ये भी ए स्क्वायर के इक्वल है, तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो फॉर्म 1 एंड 2, बिकॉज ये तो उसने ए दिया था, उसने मल्टीप्लाई करके निकाला था, ये ए स्क्वायर गिवन दिया हुआ है।
आप इन दोनों को इक्वल बेटा रख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास क्या आ जाएगा 1 + 2a 2 + 2b a + ab 2a + b स्क्वायर इज मस्ट बी इक्वल टू 0 0 0 आपके पास आ रहा है। देखो ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है। 1 और 2 बेटा दोनों a स्क्वायर के इक्वल थी, दोनों की वैल्यूज आपस में क्या करनी है, आपस में इक्वल लेनी। देखो ओके है ये। अगर बच्चे ये ओके है तो फिर चलते हैं जी आगे। फिर वही काम जो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहे थे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल ले लेंगे बिकॉज दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो जल्दी से हम ले रहे हैं जी ताकि हमारे पास रिक्वायर्ड ए और बी की वैल्यू आ जाए। ये तो चलो क्वेश्चन था, आगे चलते हैं जी। ये है, फिर अगेन मैंने कलर लैंग्वेज यूज कर ली है, उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो 1 + 2a किसके इक्वल आ जाएगा, शाबाश 0 के इक्वल आ जाएगा। तो 1 + 2a = 0, 2a = -1, a = -1/2। देखो यहाँ तक कोई मसला। इसी तरह अब दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं। 2 + 2b किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगेन -1 आ रही है। सो यही दो वैल्यू निकालनी। a = आ जाएगा -1/2 और b = क्या आ रहा है, ये -1 के इक्वल आ रहा है। देखें जी, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस में उसने ऐड किया है, वो देखते हैं। और वो है बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 9। ठीक है जी। उसी तरह ए दिया हुआ, दिस टाइम a स्क्वायर नल की बजाय उसने 1001 दे दिया एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज अगेन a एंड b। तो क्या करेंगे जी, सेम पैटर्न पे लेके चलते हैं। a आपके पास दिया हुआ है, a को इस a से मल्टीप्लाई कर दें तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा, a × a आपके पास 1 - 1 a b है, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दें। आपके पास क्या आ जाएगा, ये उसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लें, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बेटा रूटीन की मल्टीप्लिकेशन है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें काम नहीं किया। यहाँ ब्रैकेट्स वगैरह लगा दें ताकि एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपके सामने आ जाए। ओके चले जी, और इसको कहते हैं जी। तो a स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, 1 - a -1 - b a + ab एंड -a + b स्क्वायर। देखो ओके। अगर ये ओके है तो इसको ग्रेड 1 का नाम दिया था, याद हमने पहले भी जो किया था। अब जब दूसरे की बात कर रहे हैं तो आपके पास a स्क्वायर क्या दिया हुआ, 1 0 0 1। तो 1 और 2 आपस में सेम है, सो यू कैन इक्वेट देम। मीन आपके पास ये 1 - a -1 - b a + ab 2a + b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 0 0 1। मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो दिया है इसके इक्वल आ रहा है। देखो ये समझ आ रही बात की, ओके चलें जी। अगर ये ओके है तो चलते हैं आगे। अब इनको इक्वल रख लेते हैं, जिस तरह हम बात कर रहे थे। तो इक्वल इसको बेटा रखते हैं और देखते हैं इक्वल क्या है। उसी तरह अगेन उम्मीद है कि मैंने कलर लैंग्वेज इसमें यूज कर ली होगी, बिल्कुल की है। ये आपके पास आ रहा है 1 - a -1 - b = फर्स्ट 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। सो 1 - a = 1 मीन a किसके इक्वल आ जाएगा, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1 - 1 ही आ जाएगा 0। ये वर्डिंग जरा लिख लें तो अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। वी नो दैट व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो अगर लिख लेते हैं तो बेटा ज़्यादा बेहतर है। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ सेकंड वन की, तो -1 - b = 0 और b = -1। सो वी हैव वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू आपके सामने है, आप देख लें। कोई कंफ्यूजन है तो मसला है तो आप पूछ सकते हैं। कोई मसला जी, ओके है जी। तो ये दो मिलते जुलते क्वेश्चन थे, हमने इसको डिस्कस किया है। अगला चलते हैं, आपके स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चन उसने इंक्लूड किया है वो है क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट हैं। अच्छा सेकंड पार्ट मैंने पहले की है। इसके दो मेथड हैं। मैं एक मेथड पहले सेकंड पार्ट में कर रहा हूँ जो आप पहले भी 9th 10th में कर रहे हैं, और फिर दूसरा भी करवा देता हूँ, वो भी शायद आपने किया हो, लेकिन मैं सेकंड पार्ट से पहले कर रहा हूँ। तो 12 का सेकंड पार्ट, फाइंड द मैट्रिक्स x f 5 2 -2 1 x = 2 1 5 and 10। एक्स आपने फाइंड करना है। याद है क्या करते होते थे वहां पे, हम क्या करते थे, अगर 9th 10th में आपको याद हो, मैंने कलर लैंग्वेज यूज की, होपफुली आपके लिए आसान होगी। पहले को हम क्या सपोज करते होते थे, याद है, पहला मैट्रिक्स इसके इक्वल आ जाएगा, ये ए के इक्वल आ जाएगा। दूसरा क्या आ गया, एक्स। तीसरा हमने क्या कह दिया, बी। कोई मसला, यही बात वहां पे भी करते थे।
इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू बी। अच्छा, वहां पे हम डायरेक्टली क्या करते थे, इस ए को उठाते थे और राइट साइड पे ले जाते थे, तो ए इनवर्स बी कर देते थे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बेस इसकी करवाना चाह रहा हूँ, जो अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि ये ए इनवर्स बास टाइम बी के इधर लिख लेते हैं, बास टाइम इधर लिख लेते हैं, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में होल्ड नहीं करती है। तो एक छोटा सा प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ, एक तो ये आप कीजिएगा भी, आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर, और मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे। और वो क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू बी को मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स। प्री का मतलब होता है पहले, पहले मैं ए से पहले इसको क्या कर रहा हूँ, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और रूल ये है कि आप जब लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं तो राइट साइड पे भी मैं इधर लेफ्ट पे ही रखा है। ये है जी प्री मल्टीप्लाई का मतलब है दोनों की लेफ्ट साइड पे कर रहा हूँ। इस साइड की बात करेंगे, इस साइड पे लेफ्ट पे मैंने उस नंबर के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है। अब आपको ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ए इनवर्स ए किसके इक्वल था, किसी मैट्रिक्स उसके इनवर्स से देंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो इस ए इनवर्स ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ। और आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, जिस तरह 1 को किसी भी नंबर से कर रहे हैं वही आ रहा है, तो ये x आ जाएगा। तो एक्चुअली ये मैं बात कर रहा था, आंखें बंद करके इसको राइट साइड पे मत ले आना, इसको बी ए इनवर्स मत लिख लेना, जेन्युइनली ये ए इनवर्स बी आ रहा है। जारी बात, जब आप बी ए इनवर्स लिखोगे तो वो आंसर ही आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, काइंडली इनको जरूर करना है जब भी आपने इनवर्स निकालना है। 2-3 स्टेप में, एक तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी और मिस्टेक आगे चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ जी, लिख लो यार, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई। पोस्ट होता तो वो एंड में होना था, हमारा चूंकि लेफ्ट साइड पे ए था तो हमने प्री की है। तो लिखने में अधिक कोई नहीं यार, को इतनी हैवी इंग्लिश नहीं है, लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मेहरबानी है जी, लिख लेंगे आप। अच्छा जी, तो अब हम पहले क्या कहते हैं, एक्चुअली हमें ये फाइंड करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो x चाहिए था हमारे पास आ जाएगा। ऐसा ही है, चलें जी, करने की कोशिश करते हैं जी। ए इनवर्स कैसे निकालते थे, ए इनवर्स किसके इक्वल होता था, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। तो सबसे पहले ए डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं कि डिटरमिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और अगर कर रहा है तो इनवर्स फाइंड होगा, अदरवाइज नहीं। डिटरमिनेंट में क्या होता था, हम स्टेट वर्टिकल बाद लगा देते, स्टेट लाइंस आ रही हैं 5 1 2 एंड -2 है, तो क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करते थे, देन सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते थे, और बीच में नेगेटिव का साइन आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन टू डायगोनल याद है, अभी हमने डेफिनेशन में भी किया था। तो बच्चे ये क्या आ जाएगा आपके पास, 5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 4 आ रहा है, विच इज इक्वल टू 9, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। मीन ए इनवर्स किसके इक्वल था, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। एडजॉइंट कैसे निकालते थे, याद है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट की जगह को चेंज कर दे। मीन ये 5 1 है तो 1 5 है, और जो सेकेंडरी डायगोनल होएगा उसके साइन चेंज कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, -2 एंड 2 आ रहा है। ओके, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट चेंज करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करते हैं, तो एडजॉइंट आ जाता है। फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, ए इनवर्स किसके इक्वल होता था, ये एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड के इक्वल होता था। एडजॉइंट आपके पास ये आ रहा है 1 - 2 5, ए मॉड अभी आपने 9 निकाला है। सो योर लास्ट आंसर इज ए इनवर्स 1 2 2 5 एंड 9। लेकिन हमें ए इनवर्स नहीं फाइंड करना था, एक्चुअली हमें तो एक्स फाइंड करना था, कैपिटल एक्स। इसके लिए बेटा क्या करेंगे, ये ए इनवर्स की वैल्यू इधर रख लेंगे, और बी आपने पहले जो सपोज किया था वो रख लेंगे। बी किसके इक्वल था, ये 2 1 और 5 10 के। अच्छा, मैं 9 डिवाइड नहीं किया, एक्चुअली इस 9 को मैं जरा बाई लिख रहा हूँ, क्योंकि आप डिवाइड करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो इस 9 को आपने पहले नहीं डिवाइड करना, आपने इसको जरा सेपरेट रख लेना है। आपने ये दो मैट्रिक्स हैं, ये आपने लेने हैं और इनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं जी उसी तरह, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, वही तरतीब है, स्टेप मैंने पूरे किए हुए हैं। इसी तरह सेकंड को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। ओके जी, अब बेटा देखें तो 1 × 2 2 आ जाएगा, 2 - 10 1 - 20 4 - 20 4 + 25 एंड 2 + 50। देखो यहाँ तक तो कंफ्यूजन, और 10 में से 2 निकाल लेंगे, नेगेटिव है, तो आ रहा है -8 29 19 एंड 52। 9 से बेटा अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज उसने एट द एंड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -8। हर एक के साथ 9 से हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो ये है जी आपका रिक्वायर्ड आंसर फॉर फाइंड एक्स।
तो ये मैंने आपको करवाया इनवर्स वाले तरीके से। अब एक पार्ट, दो पार्ट थे, एक मैं आपको जरा वो सपोज वाले तरीके से भी कर लेता हूँ जहाँ पे हम लेट करते हैं, ताकि दोनों में से जो आपको इजी लगे आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। मीन आपने एक्स ही फाइंड करना है। पहले देखो यहाँ तक ये ओके पॉइंट, कोई मसला? चले जी आगे चलते हैं। इससे मैं फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ और मुझे वैसे ये पर्सनली मेथड ये ज़्यादा इजी लगता है। खैर आपको जो भी इजी लगे। x 5 2 2 -1 -1 5 12 एंड 3। x मैं सपोज कर रहा हूँ 4 एलिमेंट चाहिए, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, तो मैं सपोज ये कर रहा हूँ x को a b c d। एक्चुअली मैं ये 4 एलिमेंट फाइंड कर लूँगा तो मेरा मसला सॉल्व हो जाएगा। ये x की वैल्यू और मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन 1 बिकम्स a b c d। और ये 5 2 -2 एंड 1 -1 5 एंड 12। क्या किया है? इस x की जगह पे मैंने सपोज कर लिया है a b c d। पहले देखो यहाँ तक ऑब्जॉर्व करो, ये समझ आ रही बात की? श्योर है? अब आम रूटीन की मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ रूटीन की मल्टीप्लिकेशन करें, आपके पास ये चीज आ जाएगी। देखो यहाँ तक कंफ्यूजन कर लोगे ना? चलेंगे। अब अगर ये हो गया है तो अब अगेन वही क्वेश्चन नंबर 3 4 5 जो 5 किया था या 3 के दो पार्ट किए थे, दे आर इक्वल, तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। वहां पे हम दो वैल्यूज लेते थे, यहाँ पे चारों को करना होगा बिकॉज हमें चार कांस्टेंट चाहिए, ए बी सी डी आपके पास चाहिए। ठीक है जी, तो अगली स्लाइड की तरफ जा रहे हैं। और अगली स्लाइड में अगर आप देखें तो आपके पास क्या चीज आ रही है, ये कंपेयर कर रहे हैं जी। 5a माइनस 2b इज इक्वल टू -1, ये फर्स्ट वन को फर्स्ट वन के इक्वल, और ये 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 5। ये मैंने इसलिए ऊपर नीचे लिखा है, कलर मैंने सेम कर दिया है कि आपको समझने में आसानी है। एक्चुअली हमने इनको क्रॉस मॉडिंग सॉल्व करना है अभी। इसी तरह ये थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ रख लेंगे। खैर पहले मैं अभी इसका फाइंड कर रहा हूँ। आपने b इक्वल कर लें, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। साइमल्टेनियसली बेटा सॉल्व करना है। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 एंड एडिंग इन इक्वेशन 1, तो ये मैं करके भी दिखा रहा हूँ आपको। तो ये आ जाएगा दिस प्लस दिस, और जब दोनों को ऐड करेंगे ये कट जाएगा, तो 9a इज इक्वल टू 9, यू कैन से दैट a इज इक्वल टू 1। और ये की वैल्यू इक्वेशन 1 और 5 में से किसी भी जगह पे आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कह लें, या हमने इसका नाम चेंज कर दिया था, यहाँ पे 1 है तो 1 या 2 में से किसी में भी आप रख सकते हैं। 2 में आप रख रहे हैं तो आपके पास b का आंसर किसके इक्वल आ रहा है? 3 के। तो दो कांस्टेंट हमारे पास आ चुके हैं, दो एलिमेंट्स आ चुके हैं, a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 3। हमने क्या किया? 1 2 को सॉल्व किया था। अब हम क्या कर रहे हैं? 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। और इसमें अगर देखें तो इसको 2 से इसी तरह मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर देंगे ताकि d इन दोनों के इक्वल आ जाए। पहले देखो यहाँ तक ओके। यही काम अब हम 3 4 के साथ करने जा रहे हैं। उसी तरह मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 2 4 बाई 2 और ऐड कर रहे हैं। तो जरा देखते हैं जी करके। ओके ये लेंगे, तो इक्वेशन 4 को 2 से डिवाइड कर लें और एडिंग 3 और 4 मैंने दोबारा लिख लिया समझाने के लिए। इसमें d हम इक्वल करना चाह रहे हैं, तो 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। c आपके पास 2 आ जाएगा। c को किसी भी इक्वेशन में रख लें, मैं यहाँ पे इक्वेशन 4 में रख रहा हूँ, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? c की जगह मैंने 2 रिप्लेस कर दिया है, तो d बचे किसके इक्वल आ रहा है? ये -1 के इक्वल आ रहा है। सो करके आप लिखेंगे। हमने x क्या सपोज किया था? a b c d। a आपके पास 1 आ रहा है, b 3 है, c इसमें 2 एंड d -1। तो ये थी जी आपकी छोटी सी एक्सरसाइज जो कि आपको स्मार्ट सिलेबस में उसने दी थी, बट लेक्चर एंड नहीं हुआ बिकॉज कुछ रहता है। बेटा अब एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। तो जो पहली एग्जांपल है, एग्जांपल 4 है पेज 92 पे, इसको कहते हैं यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स इफ ए आपके पास दिया हुआ 5 3 1 1 एंड यू हैव टू अगेन देन वेरीफाई ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें डिटरमिनेंट निकालना होगा, चेक करना होगा कि ये सिंगुलर तो नहीं है। सिंगुलर मीन इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, वर्टिकल बार। तो क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लें, माइनस करके क्या करेंगे? सेकेंडरी डायगोनल को करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 5 - 3 which is equal to 2 which is नॉन सिंगुलर। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो आप इसका क्या कर सकते हैं? इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं जी? इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट में क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल के जगह चेंज करते हैं एलिमेंट्स की, और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 1 × 5 एंड -3 × -1।
इनके साइन चेंज कर दिए। और ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा फिर? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। एडजॉइंट आपके पास ये आया 1 - 3 - 1 5 और ए मॉड हमने 2 निकाला है। अच्छा, इस 2 को डिवाइड भी कर लो ताकि पहले ए इनवर्स तो इक्वल आ जाए। देखो यहाँ तक कोई मसला? ओके। हाँ, मैंने इक्वेशन 1 इसलिए लिखा है कि मैं डिवीजन वाला नहीं यूज़ करूँगा, मैं ये वाला ए इनवर्स यूज़ करूँगा इस वजह से कि ए इनवर्स अभी फाइंड करना है। जब आप ए को ए इनवर्स से करेंगे तो मैंने डिवाइड नहीं किया, मैंने अभी बाहर ही रखा है। इसका फ़ायदा ये होगा अगर आप 2 को बाहर रख रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में आपको आसानी हो जाएगी, बस इसलिए ये इनवर्स बाहर रख, ये 2 डिवाइड वाला लिया है। अदरवाइज आप ये भी ले सकते हैं, आपकी बुक वाला ये काम कर रहा है। अब रूटीन की मल्टीप्लिकेशन बेटा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 5 इंटू 1, 3 इंटू -1। उसी तरह सेकंड रो के साथ फिर सेकंड कॉलम और सेकंड रो को से फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड कॉलम। रूटीन की मल्टीप्लिकेशन है। पहले यहाँ तक देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। ओके, आगे अगर हम देखें तो आपके पास हाँ जी बिल्कुल, ये 5 इंटू 1 5 आ जाएगा। ये मैंने लास्ट स्टेप दोबारा लिख दिया था। -1 इंटू 3 -3 आ रहा है, -15 + 15 0 आ जाएगा। 1 - 1 0 आ जाएगा। -3 + 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है जी। और सिंप्लीफाई कर लें, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 2/2 0/2 0 ही रहेगा। आप लिखना चाहें तो लिख लें। तो एक्चुअली ये क्या आ रहा है? 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, बट हम चूंकि मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख रहे हैं तो ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम ए इनवर्स ए मीन ए इनवर्स को आप जस्ट शफल कर देंगे। ए इनवर्स वाले को पहले लिख लें और ए को बाद। अगेन मैंने वही इक्वेशन 1 वाला यूज किया है। इस 2 को अभी मैं बाहर लिख रहा हूँ और आपके पास उसी तरह 2 मैट्रिक्स हैं, इनको आपस में आपने क्या करना है? जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही है जी। तो जल्दी से इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं क्या आता है जी। जी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ और सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास 5 - 3 3 - 3 एंड 5 -5 एंड 3 +5 अगेन 202। तो देखा भला नहीं आगे चीज़? बिल्कुल आ गई। एक्चुअली प्रूव भी तो यही करना है, तो आना चाहिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। खैर, यहाँ तक कोई मसला जी। ओके, चलिए अब सिर्फ आप क्या करें, अगले में 2 से आप इसको डिवाइड कर लें। तो देखते हैं जी, 2 से ज़रा डिवाइड कीजिएगा और देखते हैं। जैसे ही हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं अगेन ये 1 0 0 1 आ रहा है और आपको याद होगा इक्वेशन 2 भी तो यही थी। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 यू कैन से दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। यही हमने प्रूव करना था, दैट्स इट। देखो कोई कंफ्यूजन? ओके, श्योर। चलें आगे जी। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। लास्ट एग्जांपल आज के लेक्चर की है, जल्दी से इसको देखते हैं। एग्जांपल आपके पास है 5, एक्चुअली इसके 2 पार्ट हैं। पेज 94 पे ये एग्जांपल 5 है, ये अभी मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये एग्जांपल 5 पार्ट 1 है। अच्छा, 3x1 x1 और ये 1 है, x1 + x2 इज इक्वल टू 3 है। और इसमें याद हम क्या करते थे? x के कॉफिशिएंट लिखते होते थे, याद है? तो x के कॉफिशिएंट इसमें क्या आ जाएंगे? x1 का कॉफिशिएंट आ जाएगा 3, x1 का कॉफिशिएंट 1 है, इधर x1 का कॉफिशिएंट क्या है? -1 है और x2 का 1 है। तो सबसे पहले आपने कॉफिशिएंट लिखने, बिल्कुल। इसके बाद जो वेरिएबल्स है वो हम इधर लिखते होते थे। x1 x2 आ रहा है और ये कांस्टेंट आ रहा है 1 और 3, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। देखो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? इनको वैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब आपको याद है इसको हम a कहते थे, इसको x कह रहे हैं, इसको b, वही काम। और फिर वही जो मैंने 2 स्टेप बताए थे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली हमें x चाहिए ना, तो प्री मल्टीप्लाइंग a इनवर्स ऑन बोथ साइड मीन a इनवर्स से लेफ्ट साइड पे दोनों के मल्टीप्लाई किया है। a इनवर्स a किसके इक्वल आ जाएगा? ये आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। वेल डन, शाबाश। तो ये क्या आ रहा है? i(x) इज इक्वल टू a इनवर्स b या x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a इनवर्स b। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? ए इनवर्स फाइंड करना होगा। यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स। अच्छा, ये एग्जांपल 4 नहीं है, ये वैसे मैंने लिख भी दिया था, मैं करेक्शन कर देता हूँ ऑल द वे। ये आपके पास एक्चुअली एग्जांपल वो सामने लिखी भी हुई है, जस्ट अ मिनट, सेव कर रहा है। ये एग्जांपल 5 के 2 पार्ट थे, तो यहाँ पे 4 वगैरह कॉपी करते हो गया। इसकी मैं जल्दी से करेक्शन आपको कर देता हूँ। ठीक है जी, ये एग्जांपल चलें, एग्जांपल आगे लिखी हुई है, लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं। बाकियों की तरह एक ही दफ़ा मैं करेक्शन कर दूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। चलें, इसको मैं जल्दी से डिलीट ही कर देता हूँ।
ठीक है जी। और ये भी आपके पास, अच्छा एग्जाम्पल 5 के दो पार्ट हैं, एक तो ये पार्ट था और सेकंड पार्ट जो आपके सामने है ये एग्जाम्पल 5 का सेकंड पार्ट है। ठीक है जी, दो पार्ट हैं, बस जल्दी से इसको वाइंड अप कर रहे हैं जी। मजे की ये सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। इंशाल्लाह 3.5 में आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ना बड़ा तफसीली करवाऊंगा, वो मज़ा आएगा, वो वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा। उसमें होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल ये बताऊंगा। तो 3.5 का लेक्चर जब भी आपका आए वो आप ज़रूर उसको देखिएगा और यूट्यूब में बाद में इसको देखते रहिएगा। अच्छा जी, एक छोटी सी करेक्शन थी, जल्दी से कर ली। एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट पार्ट, अच्छा हमें क्या करना था, ए इनवर्स फाइंड करना था, तो जल्दी से इसका ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। और ए इनवर्स किसके इक्वल था जी, वही तरीका है जो भी पिछली एग्जाम्पल में कर रहे थे। ए, उसके लिए हमारे पास ए होना चाहिए, बिल्कुल ए हमारे पास है। वो क्या है, 3 -1 1 एंड -1 है। इसका मॉडुलस निकाल लें, डिटरमिनेंट निकाल लें, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लें, माइनस सेकेंडरी डायगोनल को करेंगे तो 3 + 1 = 4 आ रहा है। एडजॉइंट बेटा कैसे निकालते थे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट चेंज करें, सेकेंडरी डायगोनल के कर देंगे तो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। इसको आप डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर दें तो इसका मतलब ए इनवर्स आ गया। अब आपने इसको इक्वेशन वो 1 में पुट कर देना है। और 1 क्या थी, x = a इनवर्स b, और a इनवर्स अभी निकाला है। और आपको जिस तरह मैंने पिछली एग्जांपल में बताया कि 4 से अभी डिवाइड ना करें, 4 को आप क्या करें, सेपरेट लिख लें और आप पहले रूटीन की मल्टीप्लिकेशन कर दें। और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है, देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ रही है। 1 + 3 4 आ रहा है और -1 + 9 आपके पास +8 आ रहा है। तो 4 और 8 जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 1 and 2। सो यू कैन से दैट यू हैव x1 = 1 and x2 = 2। देखो कोई प्रॉब्लम, ओके है, चले नहीं आगे चलते हैं। आगे हम देखें तो इसका सेकंड पार्ट है, यू हैव टू सॉल्व दिस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन व्हिच इज x1 to x2। ये 2 है, अभी मैं इसकी करेक्शन कर देता हूँ, पता नहीं मिस हो जाता है। तो ये x1 ये x2 है, जल्दी से इसकी भी करेक्शन कर दें। सॉरी इसके लिए, चूँकि मैं बताया साथ साथ ये लेक्चर बन रहे हैं बड़ी स्पीड में, तो प्लस माइनस होता रहता है, इसके लिए अगेन सॉरी। अच्छा जी, तो ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है। 5 का पार्ट 2 है, दोनों पार्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में बेटा ऐड हैं। और यहाँ पे हम देखें तो 2x 2 4x, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे, x1 का कोफिशिएंट अगर देखें तो इधर 1 है, x1 का इधर 2 है, x2 का कोफिशिएंट इधर 2 है और x2 का 4 है। तो रेड कलर में मैंने ये लिख दिया है, दो वेरिएबल x1 x2 है और कांस्टेंट आपके पास राइट साइड पे 4 and 12 आ रहे हैं। हम इसको a कहते हैं, इसको x कहते हैं, इसको b कहते हैं। अब a किसके इक्वल है, असल में मसला ये है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहा, अभी करके देखते हैं। a आपके पास आ रहा है 1 2 2 4, इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लें। तो जब डिटरमिनेंट निकालेंगे क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके क्या करेंगे, सेकेंडरी डायगोनल को। तो प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 - 4 क्या होता है। तो जब ये एक्चुअली क्या हो गया, ये सिंगुलर आ गया है। सिंगुलर में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और जब ए इनवर्स एग्जिस्ट ना करे तो फिर सोल्यूशन बी एग्जिस्ट, नो सोल्यूशन होगा। सो द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। आप इनको वैसे साइमल्टेनियसली भी सॉल्व करके देख लेंगे, आंसर आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। सो इस चीज में आप सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। तो ये था जी आपकी 3.1। मैंने कोशिश की है विद दी थ्योरी एग्जांपल्स आपको सारा करवाया है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल होगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट 3.2 में आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।